सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नह चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। देखिए, हमने निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझा, उनके भेद प्रभेद समझे। अब अपने को ये समझना है कि ये नए खाली ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। किस नए पर कितना वजन है, ठीक है, किस बात को कितनी गंभीरता से लेना। जैसे वचनों की प्रामाणिकता, ध्यान से सुनिएगा, वचनों की प्रामाणिकता वक्ता की प्रामाणिकता से सिद्ध होती है। जैसे मानो कोई बात किसी ने कहा, भाई साहब कल भूकंप आया था कि क्यों, कि मैं जिस बेड पे बैठा था वो बेड ही हिले जा रहा था। कि किसने कही ये बात, ठीक है। अब किसने कही, हम ऐसा क्यों पूछते हैं कि उससे हमें उसकी प्रामाणिकता ख्याल में आती है, ठीक है। अब कोई कहे कि कल तो ऐसा लग रहा था जैसे छती घूम रही है, तो किसने कही कि छोटा बच्चा कह रहा था। अरे छोड़ो, उसकी बात में वजन नहीं है, ठीक है। बच्चे के पापा कह रहे थे, हाँ बात तो ठीक है। और फिर मानो कोई त्यागी, कोई विद्वान, और फिर तो पक्की बात है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? देखो, किसी भी ऑफिस में अलग अलग ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 ऑफिसर। हर एक की बात का वजन अलग अलग होता है। पियोन क्या कहेगा, साहब है नहीं, जाओ, लेकिन हम उसकी बात को मानते नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा, मैं रुक जाता हूँ, मैं देखता हूँ। और देखा तो साहब तो अंदर बैठे थे। अच्छा, उस साहब ने कही कि ऐसा नहीं होगा, फिर हम उससे ऊपर वाले साहब के पास जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बात में अंतर है। ऐसे ही व्यवहारण्य ने जो कथन किया, अब व्यवहारण्य में भी 4 भेद हैं। चारों प्रकार के व्यवहारण्य का वजन एक जैसा नहीं है। एक तो ऐसा व्यवहार है कैसा घी के घड़े वाला, कि घी का घड़ा तो होता ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। बात समझ रहे हैं आप? एक तो व्यवहार ऐसा है, और एक व्यवहार ऐसा है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ये भी व्यवहार है। लेकिन क्या दोनों व्यवहार एक जैसे हैं? कि कितना अंतर है वजन का? बात समझ में आ रही है? माने जब तक आपको ये भाव भासना नहीं होगी तब तक आप उस नए के अभिप्राय को नहीं पकड़ पाएंगे। आप नाम से तो कह देंगे कि अशुद्ध निश्चय से ऐसा है, सद्भूत व्यवहार से ऐसा है, उपचरित असद्भूत से ऐसा है, लेकिन आपको उसका वाच्य पकड़ में आना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, फ्रेंड्स हो कि किसने कही ये बात, मैंने कोई बदनाम हो क्लास में कि अच्छा उसने कही, अरे छोड़ो उसकी बात, तो उसकी बात गधे चढ़ी बारात, कहते हैं ना लोग। क्यों? कि वो लंबी लंबी फेंकता है। कोई काम होने वाला होगा उसको भी आज कहेगा बस हो गया, ठीक है। लेकिन कोई गंभीर व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति, तो वो जो यथार्थ है बिल्कुल उसी को कहता है, तुक्के नहीं मारता। ये तो उदाहरण है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार ने कोई तुक्के मार रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। व्यवहार ने अपने प्रयोजन पुरता वो बात करता है कि शरीर और आत्मा को एक कहता है, उसका भी कोई प्रयोजन है। आपको प्रयोजन बताया था ना, जैसे जो व्यवहार ने है असद्भूत वाला। और अभी भैया जी आए थे, उन्होंने इस बात पे जोर दिया आपको, परिवार, समाज, व्यापार, देश, ये सब किसका विषय बनता है? असद्भूत में भी उपचरित असद्भूत का। क्योंकि आप उसको मेंटेन तभी रखोगे, नहीं तो व्यभिचार फैल जाएगा, स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं रहेगा, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, अन्याय, अनीति, अभक्ष, ये कुछ ठहरेंगे नहीं।
तो वो इसको कंट्रोल करता है। कौन सा? उपचरित असद्भूत। फिर देह माध्यम खलु धर्म साधनम, अपनी देह की भी रक्षा और दूसरों की, जीवों की देह की भी रक्षा करना। देहे माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं ना, ऐसा अन्य मतलब सुना नहीं पहले कभी है। वो कहते भैया जो देह है ना, ये धर्म का साधन है। शरीर चलेगा तब तो आप संयम धर्म पाल पाओगे। शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप कहाँ पूजा पाठ स्वाध्याय संयम तप त्याग कैसे करोगे, है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है धर्म का साधन है, इसलिए इसको भी गड़बड़ नहीं खिलाना, इसकी दिनचर्या ठीक रखना, सुबह उठकर थोड़ा सा इससे श्रम भी करना, ठीक है, सोच समझ के खाना, नहीं तो खराब हो जाएगी मशीनरी, आत्मा का भी नुकसान होगा, परिणाम भी खराब होते हैं। तो ये सब बातें कब बैठ पाती हैं? जब आप अनुपचरित असद्भुत व्यवहार को मानें। और दूसरे जीव की रक्षा भी आप तभी करेंगे क्योंकि देह और जीव एक हैं इस अपेक्षा, तभी तो आप उसको बचाते हैं। चींटी को देख के चलना, पानी छान के पीना, सर्वथा अगर अलग मानोगे तो फिर आप राख को मसल देने के समान चींटी आदि को मार देने पर भी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि देह आत्मा तो सर्वथा भिन्न भिन्न है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आपको बात झूठ नहीं है वो लेकिन आप उसको उसी तरह व्यवहार को व्यवहार बने अंगीकार करें, तब तो वो सम्यक ज्ञान का अंश है, नए है। लेकिन व्यवहार को परमार्थ मान ले तो वो मिथ्यात्व हो जाए, नया भास हो जाएगा। अंश को अंश मानो, अंश ही मत मानो, उपचार को उपचार मानो, ठीक है। जैसे देखो, जो बहू होती है ना, वो अपनी सास को भी मम्मी जी कहती है, अपनी मम्मी को भी मम्मी जी कहती है, लेकिन निश्चय मम्मी कौन है और व्यवहार मम्मी कौन है? सासू माँ व्यवहार मम्मी है। तो उसको मम्मी कहना झूठ है क्या? कि नहीं, क्यों पति में उसने एकत्व किया तो उसकी मम्मी हमारी मम्मी है, तो बहुत दूर की बात है। माने अपने मित्र की मम्मी, उसको भी लोग मम्मी बोल देते हैं, ठीक है। मित्र के मौसा जी को मौसा जी, मामा को मामा जी, तो सब उपचार वाला काम है। बात समझ में आई? लेकिन सर्वथा झूठ भी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन क्या है कि हमें अपने मित्र में एकत्व है, तो उसकी मम्मी हमारी मम्मी के समान है। ये विनय का भाव, ये एकत्व का भाव उसमें काम करता है। तो ये चीज़ समझनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उदाहरण दे रहे थे हम देश की अखंडता। यद्यपि वो पूरा देश एक अखंड है, लेकिन फिर भी उसमें प्रदेशों के भेद भी हैं, ठीक है। यद्यपि द्रव्य अखंड है, लेकिन उसमें गुण भेद, प्रदेश भेद, काल भेद आदि इस प्रकार कर करके समझाए जाते हैं। तो वो भेद सर्वथा है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। और जैसे दो भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, ऐसा भेद है तो ऐसा भी नहीं है। तो उनमें कौन सा अभाव बताया था? अत्यंत भाव नहीं, अतद भाव। वस्तु एक अखंड है, उसके अपने भीतर के गुण धर्मों में जो भेद है वो अतद भाव है, ठीक है। इसी को तद अभाव भी कहते हैं। अतद भाव बोले ये तद अभाव। लिखवाया था मैंने कभी, शायद समय सार जब शुरू में पढ़ाया था। वो क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रेखा दीदी को किए, व्हाट्सएप तो कर दिए हैं, लेकिन आज आपको प्रिंट भी ला दूंगा मैं उसका। कर लेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ लेना एक बार। अभी मैं आज क्वेश्चन पेपर ला दूंगा, आप निकाल लोगे? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा, कोई बात नहीं, मैं ला दूंगा। तो आप उसको एक बार थोड़ा देखो, पहले आप अपनी बुद्धि लगाओ थोड़ी सी इसमें, ठीक है। फिर नहीं समझ में आए तब पूछो। वो पूरा क्रम से है, माने जैसे वो आप बढ़ रहे हैं ना गाथाओं में, सारा विषय समेटा है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। मर्जी है, जैसे आप समझो। पहले नया चक्र दे लेना, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं।
नए चक्र आगे ले लेंगे, पहले ले लेंगे कर्ता कर्म। चलिए अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर निकालिए आप 121, ऊपर से 3rd पैराग्राफ मिल गया, पढ़े। देखो, प्रत्येक देश की भिन्नता, प्रत्येक देश की प्रदेश से भिन्नता, माने देश में प्रदेश होते हैं ना, कंट्री में स्टेट्स होती हैं, तो जो एक स्टेट है वो कोई पूरी कंट्री तो है नहीं। पेज नंबर 121 है। वन टू सिक्स है, सबसे ऊपर है, देश की सुरक्षा का अर्थ ये होता है, ऐसे स्टार्ट है 128, आपके में 121 होगा। मैं पैराग्राफ भी चेंज हो गए होंगे फिर इसके। प्रत्येक देश की प्रदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखंडता ही सच्ची सुरक्षा है। छोटा सा पैराग्राफ है 3 लाइन का। कल किस पेज पे पढ़ा था आपने कल? यस 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 यस, प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्च सत्ता भी वही है। आगे बढ़ जाइए। प्रत्येक देश की प्रदेश से भिन्नता, मिल गया, और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखंडता ही सच्ची सुरक्षा है। क्या? कि प्रत्येक देश, प्रदेश नहीं लिखा, परदेश लिखा है। प्रदेश और परदेश में डिफरेंस है ना, माने दूसरे देश से भिन्न है, और अपने से, अपने भीतर उसके जितने प्रदेश आधार उनसे अभिन्न है, अखंडता, ये उसकी सच्ची सुरक्षा है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, यानी अपने अंदर के देशों में भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो असुरक्षा है। बाहर की कोई कंट्री हम पर आक्रमण करे तो भी असुरक्षा है। तो बाहर की कंट्री का कोई हमारे पर हस्तक्षेप ना हो और अपने जितने भीतर के प्रदेश हैं उन सब में एकता हो, अखंडता हो। हम सब भारतीय हैं, प्रांतीयता नहीं हो कि मैं गुजराती, मैं मराठी, ये ना हो। कैसा हो? हम सब भारतीय हैं। तो ये उसकी सुरक्षा है। उसी प्रकार किसी देश की उक्त सुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद, अखंड देश की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अनेक खंडों में विभाजित करना पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है ना काम को। अन्य देशों से भी आवश्यक संबंध बनाने पड़ते हैं। उसके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है, जैसे होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, गृह विभाग और विदेश विभाग। गृह विभाग आंतरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है कि अलग अलग स्टेट में इस प्रकार से पुलिस सिस्टम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलेगा, तो उसमें भेद डालकर उसकी व्यवस्था को बनाता है गृह विभाग। और विदेश विभाग जिनसे देश का कोई आंतरिक संबंध नहीं है, उन देशों से भी व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है। अब आप बता पाएंगे इसमें निश्चय और व्यवहार कौन सा है? गृह विभाग क्या है? हाँ, दोनों व्यवहार हैं। एक ने क्या किया, एक ने पर से संबंध जोड़ा और एक ने भीतर में भेद किया, समझने समझाने के लिए। ठीक है,
आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आई? होम डिपार्टमेंट ने क्या किया, अंदर अपने में ही कैटेगराइज कर दिया, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए कि 28 स्टेट्स रहेंगी, हर एक स्टेट्स में एक एक सीएम रहेगा, उसमें अलग अलग एक एक सेक्रेटरी होगा, उनकी ऐसे कानून व्यवस्था ऐसे ऐसे चलेगी ताकि काम इजीली हो पाए, है ना। तो इसने क्या किया, एक अखंड आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद खड़े किए, तो ये सद्भुत व्यवहार हो गया। और असद्भुत व्यवहार ने क्या किया, जो अपने से भिन्न है दूसरे देशों के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किए। हाँ, देखो विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमार्थिक संबंध ना होने पर भी, 2-3 लाइनें आगे बढ़कर, वे सब इस विश्व में एक साथ किस प्रकार रहते हैं, उनमें मात्र एक क्षेत्र में रहने मात्र का ही संबंध है या अन्य प्रकार से भी वे किसी प्रकार संबंधित है, माने मात्र संयोग है या संश्लेष भी है। संयोग है कि संश्लेष भी, शरीर के साथ तो संश्लेष भी है, स्त्री पुत्र के साथ संश्लेष नहीं है, संयोग है। हाँ, श्लेष का मतलब बताया था ना, चिपका हुआ। देह और आत्मा का, कर्म और आत्मा का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध को कौन सा व्यवहार ने कहता है? असद्भूत व्यवहार, ठीक है। और संयोग संबंध को उपचरित असद्भूत व्यवहार, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान। तो इन प्रश्नों का समाधान करता है व्यवहार में। जैसे एक अखंड देश की आंतरिक व्यवस्था को गृह मंत्री संभालता है, उसी प्रकार दूसरे देशों से संबंधित कार्य को विदेश मंत्री संभालता है। उसी प्रकार एक अखंड द्रव्य में भेद डालकर समझने समझाने का काम कौन करता है? सद्भूत। और दो भिन्न द्रव्यों के बीच संबंध बताने का काम असद्भूत व्यवहार। उदाहरण से स्पष्ट किया ना इसको। अखंड द्रव्य में गुण गुणी के आधार पर जो भेद बताया, उसमें भी इस प्रकार का भेद किया जाता है कि ये भेद, देखो अब उसमें भी सद्भूत का जो काम था उसमें भी दो भेद हो गए कि ये जो भेद किया ये शुद्ध गुण गुणी का भेद है या अशुद्ध गुण गुणी का भेद है। अगर शुद्ध गुण गुणी का भेद हुआ तो जाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, और अशुद्ध गुण गुणी का हुआ तो किस में जाएगा? अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे आपने कोई मिस्टेक पकड़ी? उपचरित सद्भूत व्यवहार में गलती चल रही थी, आप लोगों ने सीखा हुआ है तो आप बताओ। शुद्ध पर्याय, उनसे आत्मा का भेद करना कौन से नय में जाएगा? भेद करना। अनुपचरित, ये बात तो ज्ञानम ने पकड़ ली थी कि पापा ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ एक देश शुद्ध पर्याय यानी अशुद्ध और अपूर्ण पर्याय वो गई हैं उपचरित सद्भूत में, और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं वो किस में आई? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। ठीक है, ज्ञानम बताओ बेटा क्या से, बताओ जल्दी से। यही एक शुद्ध, एक देश शुद्ध पर्याय, ठीक है, और अशुद्ध पर्याय वो किसका विषय है? वेरी गुड। और जो शुद्ध पर्याय है वो किसका है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अभी पीछे एक कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो कह रहे थे ना कि शुद्ध पर्याय भी और अशुद्ध पर्याय भी वो सारी की सारी उपचरित सद्भूत व्यवहार में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार वो गड़बड़ हो जाती है ना, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन पर्चे में ठीक लिखा था, जो चार्ट दिया था ना उसमें ठीक लिखा था। तो मैं कह रहा हूँ देखो वो बात तो इसने पकड़ ली थी,
ये कह रहे थे पापा ये तो सही नहीं है, वो तो उसमें जाएंगे। मैंने कहा तो आप लोगों ने नहीं लगाया अपना माइंड, आप भी तो बैठते थे क्लास में, तो आपका ध्यान कहाँ होता है, बातों में। तो ये तो पढ़ने का लाभ है कि हम उस चीज़ को देख पाएँ। वो तो ठीक है, कई बार वो जुबान फिसल जाती है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन अपने को सही पकड़ना है। और यदि तो अब इसमें बताया, इस प्रकार सद्भूत व्यवहार ने के दो भेद बन जाते हैं, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, अथवा इसी को कहते हैं अनुपचरित और उपचरित। अशुद्ध आएगा। अच्छा, इसी प्रकार अब जो दो द्रव्यों के बीच में संबंध बता रहे हैं वो संश्लेष सहित है या संश्लेष रहित है, इसके आधार पर उसके भी दो भेद बन गए, उपचरित और अनुपचरित। अगर संश्लेष सहित है तो होगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, और अगर संश्लेष रहित है तो होगा उपचरित असद्भूत व्यवहार। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा पति, संश्लेष नहीं है ना उनसे। भैया आप देखो, आप लोग, आपसे बढ़िया तो छोटा बच्चा समझ रहा है। सीधे बैठो। अनिमेशा, दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है, ज़्यादा डालना चाहिए। तो जो ब्रेन सेल्स आपके सोए हुए हैं ना, वो जाग जाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार देख लेना फिर से, पूछिए, अब कोई प्रश्न है तो आपका। अशुद्ध तो हुए, लेकिन अभी हम सद्भूत के भेद कर रहे हैं। सद्भूत में हमने दो भेद किए, शुद्ध और अशुद्ध। सद्भूत, वो जो असद्भूत वाला है वो तो आत्मा की सत्ता में है ही नहीं, तभी तो उसका नाम असद्भूत है। वो तो भिन्न द्रव्य के साथ उपचार कर रहा है, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध की बात कहाँ से करें। देखो आप क्या पूछना चाह रहे हो, सद्भूत व्यवहारने की चर्चा कर रहे हैं अभी। सद्भूत व्यवहारने के दो भेद किए, अनुपचरित और उपचरित। अनुपचरित को शुद्ध सद्भूत व्यवहार कहते हैं और उपचरित को अशुद्ध सद्भूत व्यवहार कहते हैं। तो जो अशुद्ध है ना, अशुद्ध में दो बातें आती हैं, एक तो अशुद्ध रागादि विकारी पर्याय, दूसरा अपूर्ण। अपूर्ण को भी अशुद्ध में ही गिना, यद्यपि वो एक देश शुद्ध हैं, लेकिन एक देश शुद्ध होने के साथ साथ अशुद्धि भी है उसमें, अपूर्णता है ना। तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, अशुद्ध और अपूर्ण पर्याय वो उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय है। हाँ, आंशिक शुद्ध, आंशिक अशुद्ध। क्लियर? अब असद्भूत में प्रश्न खड़ा होता है, आप जो पर के साथ संबंध बता रहे हो वो संबंध संयोग संबंध है या वो संश्लेष संबंध है? वेरी गुड। तो उसके आधार पर दो भेद बन गए, असद्भूत के भी उपचरित और अनुपचरित। अगर सिर्फ संयोग संबंध है, संश्लेष नहीं है, तो वो कौन से नए का विषय होगा? उपचरित असद्भूत। देखो दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, इसमें एकदम कंसंट्रेशन चाहिए। और पता है मज़ा ऐसे ही विषय में आता है कि जहाँ आप कंसंट्रेट कर पाए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे ना तो आपके मुंह से गलत निकल जाएगा। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि रटने से चल जाएगी, एप्लीकेशन एकदम माइंड की चाहिए आपको। और सुबह सुबह ऐसे ही काम करना चाहिए, ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए। क्यों आपको बताऊं, सुबह के टाइम माने हम जो कुछ भी पढ़ते हैं देखते हैं वो हमारे ब्रेन में अंदर जाता है, बाकी दिन के बाद की जो चीज़ें हैं वो इतना इजीली नहीं जाती। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में इसलिए अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक, संयम, ये सब सुबह के समय क्यों बताए? क्योंकि सुबह के समय जो भी आप पढ़ते हैं करते हैं वो एकदम भीतर जाता है। इसलिए कहते हैं स्टडी
आपको मॉर्निंग में करनी चाहिए। चलिए, इन नयों की सत्यता असत्यता वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है कि कौन कितना सच्चा, ये वस्तु व्यवस्था के अनुपात में उनका सत्य है। देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं इन बच्चों का पापा हूँ, कौन सी बात सच है? दोनों सच हैं, लेकिन सत्यता का अनुपात एक समान है कि अलग अलग है? बात समझ में आ रही? ये चीज़ हमने समझनी है। रेशियो, वजन। मैं आत्मा हूँ, इसके सामने ये सारे जितने भी बातें थी वो सब फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि यथार्थ मूल सत्य तो यही है कि मैं आत्मा हूँ। इन नयों की, ये ना अपने आप में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं दिया ना तो सब करने पर भी सब बेकार है, खाली सिर्फ वो बौद्धिक व्यायाम बन के रह जाएगा, हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरी तरफ से तो विषय कंप्लीट है, लेकिन ये फिर भी मैं इसलिए इसकी पॉलिशिंग आपकी ठीक हो जाए और इम्पोर्टेंस है। इन नयों की सत्यता असत्यता वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को, पूछ लूँगा। और उपयोगिता उक्त वस्तु स्वरूप को समझने समझाने में, उपयोगिता क्या है कि इससे इस वस्तु स्वरूप को समझा जा सकता है। जितना भेदाभेद वस्तु स्वरूप में है, अर्थात जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है उतनी ही सत्यता उसे विषय बनाने वाले नय में। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है भैया। माने जितना वजन उसका वस्तु स्वरूप में है उतना ही वजन उस कथन में है नय के। प्रत्येक नए कथन के वजन का अनुपात अर्थात उसकी विवक्षा जब तक हमारी समझ में स्पष्ट नहीं होगी तब तक वस्तु स्वरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा। कि असद्भुत वाले को भी आप उतना ही वजन दे लो, सद्भुत वाले को भी उतना ही वजन दे लो, निश्चय वाले को भी उतना वजन दे लो, फिर तो घालमेल हो जाएगा गड़बड़। घी का घड़ा भी होता है, मिट्टी का घड़ा भी होता है, सही बात है क्या? अरे घी का घड़ा नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। घी का संयोग देखकर, संयोग दृष्टि से घी का घड़ा ऐसा प्रयोजन से कहीं दही का घड़ा ना उठा लाए, कहीं पानी वाला घड़ा ना उठा लाए, इसलिए हमने घी का घड़ा कहा। इस प्रयोजन को समझने के लिए इसके भेद रहस्य को समझना जरूरी है। तो ये संपूर्ण कथन भेद अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसी प्रकार कर्ता कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना। अभी तो हमने एक एंगल से समझाया भेद अभेद, अब कर्ता कर्म में भी लगा लेना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, वो उसका कर्म है तो ये असद्भुत के खाते में जाएगा। एक ही अभेद वस्तु में कर्ता कर्म का भेद खड़ा करना कि द्रव्य कर्ता और पर्याय उसका कर्म, ऐसा जो भेद खड़ा किया ये सद्भूत में जाएगा। मैं कर्ता और ये ज्ञानावरण आदि मेरे कर्म, ये असद्भूत में जाएंगे। लेकिन कौन से असद्भूत में? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने मैं कहा था ना, ऐसे एग्जाम्पल पूछूंगा। और मैं कर्ता और ये व्यापार मेरा कर्म, उपचरित, तो दो एंगल हो गए, भेद अभेद वाला, कर्ता कर्म वाला। ठीक है। वजन या बल की बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब किस नय का कितना वजन है उसको एक ऑफिस के एग्जाम्पल से समझाएंगे, उसकी चर्चा हम कल है आपका पेपर, तो कल एक क्लास और ले लेते हैं। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।